बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कवर किए थे। आज हम इस चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। कमिंग टू वर्ड क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ सुपर क्रिटिकल स्टेट लुक लाइक। जब हमने चैप्टर में स्टेट्स ऑफ मैटर का टॉपिक डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स के बारे में पढ़ा था। What are supercritical fluids? They are actually condensed gases. तो गैसेस को कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट किया गया है। तो these fluids have properties of both gases and liquids. These fluids flow like liquids and they expand like gases. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वे इज प्लाज्मा क्रिएटेड इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में प्लाज्मा की क्रिएशन किस तरह से होती है, प्लाज्मा किस तरह से बनता है। प्लाज्मा ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जो गैसेस की आयोनाइजेशन से बनती है। तो सिंपली फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर गैसेस आयोनाइज स्टेट में चली जाती हैं। आयोनाइजेशन हमने पहले भी डिस्कस किया था। आयोनाइजेशन किसे कहते हैं कि एक एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन या रिमूवल से वो एटम चार्ज स्टेट में चला जाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है डिपेंडिंग अपॉन एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयनाइजेशन जब गैसेस की होती है तो वो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर में चली जाती है गैस। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में हाई टेम्परेचर होने की वजह से वो गैसेस आयोनाइज हो जाती हैं और प्लाज्मा स्टेट में चली जाती हैं। थर्ड क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स वी स्टडी इन बायोकेमिस्ट्री आर ऑर्गेनिक इन नेचर। वेयर डज द डिफरेंस एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिक एंड बायोकेमिस्ट्री ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अब इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं तो बायोकेमिस्ट्री में जिन मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया जाता है वो भी कंपाउंड्स, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑर्गेनिक इन नेचर ही होते हैं। तो फिर इन दोनों ब्रांचेस में डिफरेंस कहाँ पे आएगा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम उन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं। दोज आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। अब ये जो भी कंपाउंड्स हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं वो रिलेटेड टू लाइफ हो सकते हैं या नहीं हो सकते। वो सारे के सारे कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन से तो बने हुए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सारे मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करें या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हों, उनमें पाए जाएं। लेकिन बायोकेमिस्ट्री ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिनमें सिर्फ और सिर्फ हम उन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं जो लाइफ से रिलेट करते हैं या उनके रिएक्शंस उन मॉलिक्यूल्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव द रीजन ऑफ ब्रिलियंस शोन बाय डायमंड, कैन यू इम्प्रूव इट। कि डायमंड जो है अगर वो बहुत ज़्यादा शाइन करता है तो उसकी रीज़न क्या है, और क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं। तो डायमंड इतना ज़्यादा शाइन क्यों करता है, वाई इट हैज़ टू मच ब्रिलियंस, ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। ये एक प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसकी वजह से इसकी ब्रिलियंस ज़्यादा होती है। लाइट जब इसके ऊपर फॉल करती है तो वो बिखर जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, इसकी वजह से उसकी ब्रिलियंस हमें ज़्यादा शो होती है। और इसके सेकंड पार्ट का आंसर है कैन यू इम्प्रूव इट। बेसिकली तो हम इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इसकी क्लीनिंग, इसे साफ रखें तो इसकी ब्रिलियंस इम्प्रूव हो सकती है। और दूसरी रीज़न इसकी ये है, या दूसरा तरीका इसका ये है कि इसकी प्रॉपर कटिंग, अगर उसकी जो कटिंग है वो आपने प्रॉपर की हुई है तो उसकी ब्रिलियंस इम्प्रूव होगी। एक्सप्लेन द डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, कि वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड किस तरह से डिजॉल्व होता है। जब भी दो सॉल्यूशंस या एक सॉल्यूशन में दो चीज़ें एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व होंगी तो उसका बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि दोनों को पोलर होना चाहिए। पोलर मींस उनके ऑपोजिट एंड्स क्रिएट होने चाहिए। अगर मॉलिक्यूल का एक एंड नेगेटिवली चार्ज है तो दूसरा एंड पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। सेम गोज फॉर बोथ मॉलिक्यूल्स। अगर वो पोलर नहीं है तो वो पोलर ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ डिजॉल्व होंगे। अगर एक भी मॉलिक्यूल पोलर नहीं है तो वो दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ सॉल्युबलाइज नहीं हो सकते। तो अगर NaCl की ब्रेकेज हम देखें तो NaCl जब टूटेगा तो इसमें एक मॉलिक्यूल का एंड
पॉजिटिवली चार्ज होगा और एक नेगेटिवली चार्ज होगा। सिमिलरली अगर वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है तो एक एंड ऑफ मॉलिक्यूल पॉजिटिवली चार्ज होगा और एक इसका एंड नेगेटिवली चार्ज होगा। तो इसकी डिसोल्यूशन किस तरह से होती है कि वाटर का स्ट्रक्चर ये ड्रॉ हुआ है, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम्स। NaCl Na पॉजिटिव जो है वो इसके नेगेटिवली चार्ज एंड के पास आएगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। ऑपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो एक मॉलिक्यूल का नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के पास आएगा और इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स ऑपोजिटली चार्ज आइंस को सराउंड करते हैं और इस तरह से सॉल्यूशन के अंदर मिक्सिंग होती है। तो ये है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। Next, question number 6. Why do different compounds have different solubilities in water at a particular temperature? इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स वाला पूरा टॉपिक आप कवर करेंगे और इसे आप एज अ लॉन्ग डील करेंगे। पेज नंबर 11 पे ये टॉपिक है आपके बुक में और 12 पे हाफ क्वेश्चन है इसका, तो ये पूरा टॉपिक इसमें एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है why NaCl cannot be crystallized from water just like KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट। ये पोटाशियम नाइट्रेट को आप क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, इसको जब आप वाटर में सोलबलाइज करवाएं देन उस सॉल्यूशन को कूल डाउन करने से आप उसमें से प्योर पोटाशियम नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन NaCl के प्योर क्रिस्टल्स आप वाटर में सोलबिलिटी के बाद ऑब्टेन नहीं कर सकते। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि NaCl की सॉलिबिलिटी वाटर में रूम टेम्परेचर पर पोटाशियम नाइट्रेट की सॉलिबिलिटी से कम है। जितना ज़्यादा सॉल्यूट कम सॉलिबलाइज होगा, क्रिस्टल्स को हासिल करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। क्रिस्टल्स आप तब लेते हैं जब आप सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बनाते हैं। मैक्सिमम सॉल्यूट्स आप सॉल्वेंट में जब सॉलिबलाइज करवा लेते हैं देन उसको सॉल्यूशन को कूल डाउन करने से या इवेपोरेट करवाने से आप उसके क्रिस्टल्स ले सकते हैं। तो ये आप पोटाशियम नाइट्रेट की सॉलिबिलिटी वाटर में ज़्यादा है तो इसके क्रिस्टल्स ले सकते हैं, लेकिन NaCl की सॉलिबिलिटी एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम नाइट्रेट कम है तो इसके क्रिस्टल्स आप हासिल नहीं कर सकते रूम टेम्परेचर पर। दूसरी रीज़न इसकी ये है कि लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था जब हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स वाला टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि NaCl की सॉलिबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता या माइनर इफेक्ट होता है कि अगर आप इसका टेम्परेचर नीचे भी लेके आए, ड्रॉप करें, इसका टेम्परेचर राइज करें तो NaCl की सॉलिबिलिटी के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। तो ये भी इसकी रीज़न है कि आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ भी करें तब भी NaCl वाटर में इतना ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। तो जब NaCl उसमें डिज़ोल्व ही नहीं हो रहा तो उसके आप क्रिस्टल्स भी हासिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर पोटाशियम नाइट्रेट की बात की जाए तो वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उसकी सॉलिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है, तो इस वजह से इसके क्रिस्टल्स आप हासिल कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है वाई ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच, विच प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट इनेबल्स इट टू बी यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। अब ये जो ग्रेफाइट है ये हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन की लेयर्स होती हैं, सेपरेट लेयर्स, और इनके दरमियान में फ्री या अनबाउंड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और इन लेयर्स के सेपरेट होने की वजह से जब आप इनको टच करते हैं तो ये स्लिपरी फील होती हैं ग्रेफाइट। तो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी स्लिपरी होने की वजह से इसको आप एज अ लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपने ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बतानी है जिसमें हम स्पेसिफिक जो उन्होंने आपको रिएक्शन बताया है वो हम किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। फर्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। सेकंड है डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बॉडी। ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है तो उसे हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। थर्ड है प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा। तो किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज़, उनके रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें हम फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। फोर्थ है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट
और इन्वायरमेंट इज़ द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। तो इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शंस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग फायरवर्क्स। तो ये फायरवर्क्स रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके अंदर क्या रिएक्शंस हो रहे हैं वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। मेजरमेंट ऑफ द अब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये चीज़ें फिजिकल केमिस्ट्री में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एलोट्रोपिक फॉर्म्स। एलोट्रोपिक फॉर्म्स हम किसे कहते हैं? एक्सप्लेन द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन एंड सल्फर। हाउ डज कोल डिफर फ्रॉम डायमंड। एक क्वेश्चन में 3 पार्ट्स उसके बनाए गए हैं। सबसे पहले आप एलोट्रोपिक फॉर्म्स के बारे में बताएंगे। एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होती हैं कि एक ही सब कंपाउंड है, उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है, तो उसके स्ट्रक्चर में वेरिएशन की वजह से उसकी जो फॉर्म्स बनती हैं उन्हें हम कहते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ अ सब्सटेंस। इसकी डेफिनेशन जो बुक में मेंशन्ड है अब वो लिखेंगे। पेज नंबर 8 पे इसका पूरा कंप्लीट टॉपिक दिया गया है। इसमें इसके अलावा आप एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन डिस्कस करेंगे। जो आपकी बुक में जितने भी मेंशन हैं आप उन सबको डिस्कस करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, सल्फ़र की और कार्बन की, इन दोनों के जितने भी एलोट्रॉप्स आपकी बुक में मेंशन हैं आप उनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ कंप्लीट इसको लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में लिखेंगे हेडिंग्स के साथ। थर्ड पार्ट है हाउ डज कोल डिफर फ्रॉम डायमंड। कोल और डायमंड ये दोनों कार्बन की ही फॉर्म्स हैं और यू कैन से दीज आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। और इसमें डिफरेंस ये है कि जो कोल है वो एमॉर्फस सॉलिड है और डायमंड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स? ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है, आई थिंक आपकी बुक में आगे आएगा भी, हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। एमॉर्फस इसके नेम से जाहिर है, जहाँ पे भी कोई भी वर्ड आपको मिले जिसके स्टार्ट में ए या एन का वर्ड अटैच्ड हो तो डेट इंडिकेट्स एब्सेंस ऑफ समथिंग। तो एमॉर्फस, मॉर्फ का वर्ड शेप के लिए यूज़ किया जाता है। तो एमॉर्फस दीज कंपाउंड्स डोंट हैव अ स्पेसिफिक शेप, कि इसमें एटम्स की अरेंजमेंट कोई स्पेसिफिक नहीं होती। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिसमें स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में बेसिकली। बाकी ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस वाला पूरा टॉपिक आप इसमें एज अ लॉन्ग कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। इसको हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स? ये कंडेंस्ड गैसेस होती हैं। बोथ they are having the properties of both gases as well as liquids. How are they different from ordinary liquids? इसमें सबसे पहले आप सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स के बारे में जितना भी आपकी बुक में डिस्क्राइब किया गया है पेज नंबर 5 में सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स के बारे में आप पहले वो सारा डिस्कस करेंगे, उसमें जो कुछ भी मेंशन्ड है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में आप इनका ऑर्डिनरी फ्लूइड्स का और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स का डिफरेंस लिखेंगे। और इन दोनों फ्लूइड्स में डिफरेंस क्या है कि जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स हैं वो क्विकली डिफ्यूज़ करते हैं। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जो मैस की बेस पे आप कह लें, डेंसिटी की बेस पे एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करना किसी फ्लूइड का। तो इन सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स लाइट वेट होते हैं, इस वजह से ये क्विकली डिफ्यूज़ कर जाते हैं, वज़न इनका कम होता है। लेकिन अगर ऑर्डिनरी फ्लूइड्स की बात की जाए तो वो डिफ्यूज़ करते हैं स्लोली बिकॉज दे हैव लिटिल बिट मोर वेट देन सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। सेकेंड डिफरेंस है हाई सॉल्वेटिंग पावर के सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स का जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था तब भी हमने इस पे पढ़ा था कि जो रिएक्शंस आम सॉल्यूशंस में नहीं हो रहे होते या इसमें सॉल्युबलाइज नहीं होते सॉल्वेंट्स में, तो वो हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स में रिएक्शंस अपने कैरी आउट करते हैं। तो इसकी सॉल्वेटिंग पावर ज़्यादा होती है और ऑर्डिनरी फ्लूइड्स की सॉल्वेटिंग पावर कम होती है। थर्ड डिफरेंस है लो विस्कोसिटी, ये लेस विस्कस होते हैं। विस्कोसिटी हम किसी भी सॉल्यूशन के गाढ़ेपन को कहते हैं। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स कम गाढ़े होते हैं और ऑर्डिनरी फ्लूइड्स ज़्यादा गाढ़े होते हैं। और कोई भी चीज़ जो लेस विस्कस होगी वो जल्दी से फ्लो कर जाती है, रैपिडली फ्लो करती है, और जो बहुत ज़्यादा थिक फ्लूइड होगा या हाई विस्कोसिटी होगी तो वो फ्लो ईजिली नहीं कर सकता। लास्ट डिफरेंस जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स का और ऑर्डिनरी फ्लूइड्स का है कि ये ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। ज़्यादा मोर कंप्रेसिबल का क्या मतलब है कि इन फ्लूइड्स में
स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, हम मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करके एक दूसरे के पास ला सकते हैं, तो ये मोर कंप्रेसिबल हैं और इन फ्लूइड्स में कंप्रेसिबिलिटी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज define solubility of a solute. How does the solubility of solutes change with the increase in temperature? अब इसमें अगेन वही वाला पॉइंट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट वाला आएगा और इसे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 11 एंड 12 पे ये आपकी बुक में मेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें उसने क्वेश्चन के 2 पार्ट्स बनाए हैं, तो आप भी इसको पहले सॉलिबिलिटी की डेफिनेशन लिखेंगे और वो आपके टॉपिक में स्टार्ट में लिखी हुई है कि सॉलिबिलिटी क्या होती है कि वो जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर डिसॉल्व किया जा सकता है उसे आप सॉलिबिलिटी कहते हैं। एंड देन आप टेम्परेचर के इफेक्ट को डिस्कस करेंगे सॉलिबिलिटी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर प्रेजेंट इन गैसियस एंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स। अब इसमें आप पेज नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर में जो गैस एंड लिक्विड के पॉइंट्स हैं उसमें जो कुछ भी डाटा मेंशन है वो आप कवर करेंगे। इसको भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है और स्पेसिफिकली अगर आप इसकी हेडिंग्स बना के लिखना चाहते हैं तो आप बता दें कि गैसेस में ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, ये सारी मोशंस गैसेस में मौजूद होती हैं। लिक्विड्स में रैंडम मोशन होती हैं कि मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, कंटेनर की वॉल्स के साथ हिट करेंगे दोबारा से वापस आएंगे, एंड ये रैंडम मोशंस होती हैं कि कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। और इसके अलावा लिक्विड्स डिफ्यूज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का डिफरेंशिएट बिटवीन द एरियाज विच आर स्टडीड अंडर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें भी इसके जो डेफिनेशंस हैं और इसकी जो स्कोप है वो आपकी बुक में लिखी हुई है, तो आप इसमें कंप्लीट पॉइंट्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है preparation of solutions leads to an important process in chemistry which enables us to purify a compound through crystallization. Describe a process in which potassium nitrate is purified by crystallizing it in water. ये वही चीज़ है जो भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की कि पोटाशियम नाइट्रेट की सॉलिबिलिटी वाटर में ज़्यादा होती है और जब हम उसका टेम्परेचर मज़ीद बढ़ाते हैं तो उसकी सॉलिबिलिटी इम्प्रूव होती है, ज़्यादा इंक्रीज़ करती है और ज़्यादा सॉलिबलाइज होने की वजह से उसके क्रिस्टल्स जब हम सोल्यूशन को कूल डाउन करेंगे तो उसके क्रिस्टल्स हमें प्योर फॉर्म में मिलते हैं। ये आपको पेज नंबर 13 इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 1 में ये वाला प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया है, ये आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफीन इज कॉल्ड अ मिरेकल मटेरियल एंड इट इज़ द मटेरियल ऑफ द फ्यूचर विच ऑफ इट्स मैनी प्रॉपर्टीज मेक्स इट वेरी यूजफुल इन इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ग्रेफीन को इसमें मिरेकल मटेरियल कहा गया है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपकी बुक में भी डिस्कस की गई हैं, आप उनको भी मेंशन करेंगे और इसके अलावा जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं इसको एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं, इसके लाइट वेट होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ एप्लीकेशंस हैं, इसके हार्ड होने की वजह से इसकी एप्लीकेशंस हैं। एनर्जी सोर्स एज ए एनर्जी सोर्स इसको हम बैटरीज़ में, सोलर सेल्स में, बायो सेंसर्स में यूज़ करते हैं। लाइट वेट होने की वजह से इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल्स और एयरप्लेन्स में होता है और हार्ड होने की वजह से इसको बुलेट प्रूफ जैकेट्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इन यूजेस के अलावा आपकी बुक में भी कुछ यूजेस इसके मेंशन हैं, तो आप वो भी सारे इसमें डिस्कस कर देंगे। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर एंड एक्सरसाइज एज वेल। अगर आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज PDF फॉर्म में चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एक्सरसाइज रिलेटेड, चैप्टर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर पूछें। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।